हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फिर एक बार मैं नौरंग सर आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा लेसन एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या होते हैं, पहले इसका परिचय जाने, किसे कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समीकरण में समीकरण किसे कहते हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कि समीकरण के दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अर्थात समीकरण में दो पक्षों का होना आवश्यक है। तो ऐसा समीकरण जिसमें किसी एक चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात जिस समीकरण में वन वेरिएबल का प्रयोग हो और उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। या 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 7, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। या x स्क्वायर माइनस 5 की बात करें इज इक्वल टू 7 की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक श्योर बता दें, ये जो द्विघात समीकरण है, अगर इनका हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि जो इसका मानक रूप होता है किस फॉर्म में ये होने चाहिए, तो वो कुछ होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ज्यादातर द्विघात समीकरण इसी फॉर्म में हमको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं तो हमारा काम है हम ट्रांसफर के द्वारा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो जो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को ध्यान से देखना होगा हमको। ध्यान से क्या देखना है, इसमें जो a है, b है और c है, ये a, b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ये ध्यान देंगे। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अचर, यानी जिसका मान जो है क्या है, निश्चित होता है, नियत होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो a, b, c जो है कोई न कोई पूर्णांक होंगे, अंकगणितीय अंक होंगे, जबकि x और x क्या है, वेरिएबल है। तो दो जगह x का प्रयोग भले ही किया गया है लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इसलिए इस बात का ध्यान देंगे कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और द्विघात समीकरण का जब हम हल निकालते हैं, द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमको हमेशा जो रूट प्राप्त होते हैं, 2 मूल प्राप्त होते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण के 2 मूल या हल होते हैं। कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं। अर्थात इसके x के वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा। ये भी हो सकता है कि वो दोनों वैल्यू सेम आ जाए, ये भी हो सकता है कि वो दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाए, ये भी हो सकता है कि वो दोनों वैल्यू रियल हो और ये भी हो सकता है कि वो दोनों वैल्यू इमेजिनरी भी हो सकता है, अर्थात वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरण का जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के बुक का 4.1, तो आइए देखते हैं 4.1 में कौन कौन से सवाल हमको हल करने हैं। तो 4.1 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी हमको ये जांचना है कि ये दिए गए क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और एक और क्वेश्चन है 8वां, उसको हमने लिखा नहीं है आपके लिए। तो जांचना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में बताया कि जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, लेकिन ध्यान से देखने की बात होगी कि वो समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए कोई भी अगर इक्वेशन दिया हो तो हम प्रयास करेंगे कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करें। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, इसको जांचना है, तो देख रहे होंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x का वर्ग 1 का स्क्वायर और 2x हो जाएगा।
और 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3। ध्यान से देखें, हम बराबर के दोनों और बराबर क्वांटिटीज को जब एक तरफ लाएंगे तो आपस में घट जाएंगे, यानी उनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बचा कितना x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। इसमें अधिकतम घात कितना है, तो सबसे बड़ा जो घात दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 2। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला जो है क्या है द्विघात समीकरण है, यानी ये क्या है एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हम यहां से अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगर चाहेंगे तो 1 और 3 को एक पास पास कर लेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो जाएगा जिसमें x नहीं है। दूसरे को देखते हैं, इधर देख रहे हैं ये है x स्क्वायर माइनस 2x, इधर माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस क्या बन जाएगा 6 और प्लस बन जाएगा 2x। अब देख रहे हैं 2x और 2x है तो उसको एक तरफ सबको ट्रांसफर करके एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बनता है प्लस जोड़ देते हैं और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, x पे स्क्वायर है, यहाँ x है, अर्थात x पर अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसको देखिए, डबल डबल ब्रैकेट दिया है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा x माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस 2। इधर देखते हैं x का मल्टीप्लाई x में तो क्या बनेगा x स्क्वायर, 3 में करेंगे तो 3x, माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 का 3 में करेंगे माइनस 3। हमने कहा था बराबर के दोनों और बराबर क्वांटिटी को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है तो ये बचेगा कितना माइनस एक्स माइनस 2 और ये बचेगा कितना तो 2x माइनस 3। अगर हम x को एक तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा ये माइनस एक्स और ये भी आएगा तो प्लस 2x को बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 है ये माइनस 1 जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस ऐड करते हैं तो माइनस 3x और ये माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं, चिन्ह बिगर का लगाते हैं बड़े वाले का, तो माइनस 3 और 1 को सॉल्व करके कितना आएगा माइनस 2। अब ये बताएं ये जो दिया है इसका मैक्सिमम पावर कितना है, कहीं 2 घात दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये एक घात है इसका, इसको हमने बताया था रैखिक समीकरण कहते हैं एक घात वालों को, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे हमको टेस्ट करना है, सिंप्लीफाई करके ही टेस्ट कर पाएंगे, बिना सिंप्लीफाई के टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप जो है चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन आप लगाएंगे खुद, सातवां मैं बता रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देखिए ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो ऐसे करके आप लगाएंगे और जो भी दिक्कत होगा वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो है इसको देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब दिया, पावर 3 है तो ये नहीं कि पावर 3 देख के हम पहले डिसाइड कर दें कि ये तो जो है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है और प्लस 3ab होता है, तो 3 हो गया a हो गया b, ब्रैकेट में a प्लस b होता है और 2x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2x क्यूब बन जाएगा और 2x का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x। सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा x क्यूब के पास उधर से भी 2x क्यूब को इधर ट्रांसफर कर लें और प्लस 8 है और ये क्या बना 6x हो जा रहा है, ब्रैकेट में x प्लस 2 और 2x को भी इधर ही बुला लेंगे, माइनस 2x आएगा तो क्या बनेगा प्लस उधर क्या बचेगा 0। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए फिर से बता दें, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमारा टारगेट उसी फॉर्म में प्राप्त करने का है। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये दोनों हल करेंगे तो होगा माइनस एक्स पे क्यूब और प्लस 8 इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x का गुणा x में हो गया, 2 में करेंगे तो क्या होगा 12x और प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब
उसके बाद 6x², ये 12x और 2x प्लस प्लस जोड़ के क्या हो जाएंगे 14x और प्लस 8 = 0। अब बताएं इसका अधिकतम घात कितना है 3। तो द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, नहीं हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें का, रोमन अंक में क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है x³ - 4x² x³ - 4x² -x + 1 -x + 1 = दे रहा है x + 2 का x - 2 का होल क्यूब। तो इसको आप भी स्वयं लगाएंगे। कैसे लगाना है? इधर कुछ नहीं करना, ऑलरेडी है। इसको a - b के होल स्क्वायर से क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। a - b का फार्मूला क्या होता है a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। उससे जब इसको तोड़ेंगे तो x पे क्यूब इधर भी है और x पे क्यूब उधर भी आएगा, जो आपस में कट जाएगा और जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो होगा ना वो द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो स्थितियां दी गई हैं उनको हमको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो दे रहा है कि एक आयताकार, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कोई एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर जो है कह सकते हैं भूखंड है, इसका जो एरिया दिया है वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसकी चौड़ाई मान लेते हैं 10 हो तो लंबाई कितनी होगी 2 गुना 10 दूना 20 से 1 अधिक, और 20 से 1 अधिक मतलब 20 1 21। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जिस चीज के बारे में जानकारी पहले लाइन में दे रहा है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चौड़ाई को हम मान लेंगे x, मान लेंगे चौड़ाई कितना x। ऐसे में जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 2 गुना से भी 1 ज्यादा, यानी 2 गुना मतलब क्या हो गया 2x और उससे भी 1 मोर। तो ऐसे कंडीशन में जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 2x + 1। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 528 है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना दिया है 528। जरा ध्यान देंगे 528 दिया है, तो आयताकार मतलब क्या हुआ आयत, रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसी का मान दिया है 528। लंबाई का मान कितना है 2x + 1, चौड़ाई का मान कितना है x = 528। या अब क्या करेंगे x का अंदर गुणा करेंगे 2x², x का गुणा 1 में करेंगे तो x, और 528 को भी बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा -528 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का। तो ऐसे हम बनाएंगे। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे का जो दूसरा है तो वो ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। क्रमागत क्वेश्चन दिख रहा है, जी हाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा क्वेश्चन। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत मतलब क्या हुआ 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है। तो जब क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है, 1 प्लस करते जाएंगे अगली क्रमागत संख्या मिलती जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम ये करेंगे कि मान लेंगे कि पहली संख्या x है, माना पहली संख्या कौन है x, तो जो दूसरी संख्या होगी क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी
x से एक ज्यादा होगी। अगर वहीं सम संख्या और विषम संख्या कहता तो 2 का डिफरेंस पड़ता, इस बात का ध्यान देंगे। और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना कह रहा है 306, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और दोनों का गुणनफल है 306। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या बनेगा x स्क्वायर, 1 में करेंगे तो क्या होगा x, और 306 को उधर से बाएं तरफ ट्रांसफर कर लेंगे तो हमको मिल रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का जो तीसरा है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इसमें रोहन की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है, यानी कि हमको रोहन का आयु ज्ञात करना है, लेकिन द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, इस बात का ध्यान देंगे। तो 26 वर्ष बड़ी है रोहन की मां, इसका मतलब अगर रोहन 20 साल का हो तो उसकी मम्मी 26 20 46 साल की। अगर रोहन 10 साल का हो तो उसकी मम्मी 10 प्लस 26 यानी कि 36 साल की। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, रोहन की आयु पर डिपेंडेबल है उसकी मां की आयु, इसलिए माना रोहन की आयु बराबर x, रोहन की आयु बराबर x वर्ष। तो उसके मां की आयु कितनी होगी, तो उसके मां की आयु, और उसकी मां की आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी ax प्लस 26। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है उनके उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। 3 वर्ष बाद जो रोहन 10 साल का रहा होगा, 10 3 13 साल का हो जाएगा। अगर रोहन की मम्मी 26 साल की रहेंगी तो 36 साल की रहेंगी, तो 26 प्लस 3 26 प्लस 3, यानी बाद का उम्र निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ता है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन की आयु जो होगी वो x प्लस 3 होगी, और उसके मम्मी की जो आयु होगी वो x प्लस 26, तो पहले से था 3 और बढ़ गया। तो 3 वर्ष बाद उनके उम्र ये हो गए, और दोनों का गुणनफल जो कह रहा है किताब में प्रश्न में 360 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, ax प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ax प्लस 29 में इज इक्वल टू 360। x का गुणा करते हैं, x में क्या बनेगा x स्क्वायर, 29 में करेंगे 29x, और फिर 3 का गुणा x में तो कितना हुआ 3x, और 3 का गुणा 29 में तो 29 3 87 माइनस 360 को भी बराबर के इधर ही लाएंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32x, और और 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ कितना बचेगा 2। आगे चिन्ह किसका लगाएंगे माइनस का, क्योंकि वही बड़ा है, और बराबर कितना हो गया 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण के रूप में, जिससे को हम हल करके रोहन की आयु भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ केवल द्विघात समीकरण ही बना। अगला दूसरे का जो चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वही दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है, अर्थात रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, और चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना जाना उसको, तो सबसे पहले देखें कि उसमें दे रहा है कि 8 किलोमीटर अगर कम उसका चाल होता तो वह 3 घंटा ज्यादा समय लेती। तो हम क्या करें, 480 किलोमीटर जाने में लगा समय,
जाने में लगा समय। तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x। लेकिन अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, यानी कि चाल में कमी जो दिखा रहा है के बाद, चाल में कमी के बाद जो चाल होगी वह कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चाल से अब 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, 480 किलोमीटर जाने में लगा समय निकालेंगे। दोनों बार समय निकालेंगे, एक सामान्य स्पीड से और एक चाल घटा करके। तो समय बराबर सूत्र फिर लगाएंगे, दूरी बटे चाल। और दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 480, इस बार का चाल कितना हो गया x माइनस 8। तो ये जो समय है, इस वाले समय से 3 घंटा कह रहा है कि अधिक लेती है, अर्थात जब चाल घटाएंगे तो ज्यादा समय लेगी। तो ये ज्यादा समय है और ये कम। तो ये जो है ज्यादा समय है और ये कम, क्योंकि इस बार स्पीड क्या हो गया ट्रेन का 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है। तो जब धीरे धीरे ट्रेन चलेगी तो टाइम ज्यादा लेगी और जब तेज चलेगी तो टाइम कम लेगी। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो होगा टाइम ज्यादा होगा और ये जो टाइम क्या होगा कम होगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई, 3 घंटा कम समय लेती है, इसलिए दोनों को परस्पर घटाएंगे तो बचेगा कितना समय 3 घंटे। इसलिए 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से 480 अपॉन एक्स घटा देंगे, कितना बचेगा 3। और ऐसे कंडीशन में 480 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 480 कॉमन हो गया तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8, यहाँ 1 अपॉन एक्स, और इधर अंदर क्या होगा फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो तिरछा गुणा कर देंगे। एक्स का मल्टीप्लाई 1 में, एक्स माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये माइनस के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। और ये 480 कहाँ, हमने इसका मल्टीप्लाई था उधर भेज दिया, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स एक्स बराबर लोग जो होते हैं विपरीत चिन्ह वाले कैंसिल हो जाते हैं, घट के 0 हो जाते हैं। तो ये यहाँ 8 बच रहा है, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का 8 का गुणा 160 में और इनका गुणा 1 में, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 8 इंटू 160, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बटे 128 होता है। तो अंदर बुला लाएंगे इनको इस बार, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण हम अलग अलग कंडीशंस में बनाएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही सवाल जो है हमको आगे भी मिलेंगे और उनको हमको हल भी करना है। यहाँ तो केवल समीकरण बनाना था, और समीकरण को हल करने के बारे में हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे। हल करने की 3 विधियां हम पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, और श्रीधराचार्य के फार्मूले से, सूत्र विधि से, और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, मेकिंग स्क्वायर रूट, अर्थात स्क्वायर रूट बना के हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे उसको भी हम देखेंगे। तो इस लेसन के 5 वीडियो आपके पास जाने हैं। पहला वीडियो था ये, इसके बाद अभी 4 वीडियो और जाएगा जिस तब जाकर के लेसन कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।